बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, थोड़ी सी लॉ की अंडरस्टैंडिंग के बारे में आज हम इस वीडियो को बनाने जा रहे हैं। थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि लॉ का ओरिजिन क्या है, बच्चों का लॉ में क्यों इंटरेस्ट क्रिएट नहीं होता, क्या रीज़न है कि बच्चे लॉ के सब्जेक्ट को एक बोझ समझते हैं। तो ज़रा इसके ऊपर थोड़ी सी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन ज़रा एक इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले देखना चाहते हैं कि लॉ का आगाज़ कब हुआ और हिस्ट्री में जाकर देखें कि आखिर इंसानियत ने लॉ का कब अंडरस्टैंड किया, कब लॉ इस शक्ल सूरत में हमारे सामने आने लगा। लेकिन ज़ाहिर है जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हमें पहले सबसे सीखना पड़ेगा कि यार जब हम हिस्टोरिकली किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो हमें हिस्ट्री पढ़नी कैसे चाहिए। तो उसके लिए ये एक मैंने टाइम लाइन ड्रॉ की है। ये एक इंटीजर की तरह की एक लाइन है, हिस्ट्री के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। इस लाइन के अंदर असल में इशू क्या है, हम हिस्ट्री में देखना चाहते हैं कि हम किस पॉइंट ऑफ टाइम को ज़ीरो बोलेंगे। तो कोई एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना था हमने कि जिस पॉइंट को हम ज़ीरो बोला करें। तो क्या किया गया कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश है उस दिन को ज़ीरो ज़्यूम कर लिया गया, ठीक है ना। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 1 साल बाद को हम टाइम लाइन पर 1 लिख देंगे, 2 साल बाद को 2, 3, 4, 5, 6, ऐसे हम आगे की तरफ ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पिछले टाइम को मेजर करने के लिए हम नेगेटिव, यानी अब हम ऐसे बोलेंगे 1 ईयर बिफोर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, 1 ईयर आफ्टर द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऐसे चल रहे हैं। बेसिकली हिस्ट्री को हम फिर ऐसे समझना शुरू करते हैं। तो ये जो बिफोर द बर्थ वाला टाइम है, जब हम इसके साथ कोई साल बोलना चाहें तो हम उसको बीसी लिख रहे होते हैं आमतौर पर, और अगर आफ्टर द बर्थ लिख रहे हों तो हम इसको एडी लिख रहे होते हैं। मसलन अगर हमने कहना हो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 500 साल पहले, 500 साल कबल अज मसीह जिसको बोलते हैं आमतौर पे, तो हम 500 BC, ये नेगेटिव या कबल का लफ्ज़ लगाकर हम इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और अगर हमें आगे की तरफ आना है तो आगे, तो आज हम खड़े हैं 2021 में, इसका मतलब है जब हम 2021 की बात करते हैं, इसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को 2021 साल गुजर चुके हैं। ठीक होगी ना बात। फिर मुस्लिम्स आए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, और मुसलमानों को एक ख्याल पैदा हुआ कि हम हिस्ट्री में ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को रेफरेंस बनाते हैं, तो वाई नॉट हम अपने नबी के साथ कोई इसका लिंक क्रिएट करें। लेकिन आपको पता है कि आम तौर पर दौर नबवी में ये बड़ा अहम एक इंग्रेडिएंट था कि हम फॉलो नहीं करते थे चीज़ों को, बल्कि हम अपनी पहचान खुद क्रिएट करते थे। अब हो तो ये भी सकता था ना कि उस वक़्त मुसलमान कहते कि जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को रेफरेंस बनाया गया तो हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश मुबारक को रेफरेंस बना देते हैं। लेकिन क्योंकि हम फॉलो नहीं करते ना, हम अपनी आइडेंटिटी खुद क्रिएट करते हैं, तो डिसाइड हुआ कि एक नबवी दौर में एक अहम तरीन वाक़या हिजरत मदीना का था। ये 622 ईस्वी की बात हो रही है, 622 की। तो मुसलमानों ने डिसाइड किया हम अपनी हिस्ट्री के लिए इसको रेफरेंस पॉइंट बना लिया करेंगे। यानी तारीख में अब हमारे पास 2 ज़ीरोज़ अवेलेबल हैं, एक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और एक 622 ईस्वी को हमने ज़ीरो मान लिया। तो अब हम वो जो हमारे हिजरी साल चल रहे होते हैं वो बेसिकली यहाँ से आगे चल रहे होते हैं। ये तो चले, मैंने जस्ट आपको हिस्टोरिकली एक बात बताने के लिए बता दिया, क्योंकि हमें ज़रा हिस्ट्री में बैक जाना है तो आपको समझ तो है कि हम किस दौर की बात कर रहे हैं। BC का मतलब है, जब हम 200 BC कहते हैं, इसका मतलब है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 200 साल पहले। और अगर 500 साल, 1000 साल कह रहे हैं तो आपको अंदाज़ा हो कि हम टाइम लाइन पर खड़े हुए कहाँ हैं, कहाँ की गुफ्तगू हो रही है। अच्छा जी, अब आते हैं कि वो जो नॉन तारीख मेरे पास है, अगर मैं तारीख के औराक को देखूं तो क्या नज़र आता है हमें तारीख में। आइए ज़रा उस तरफ चलते हैं। ओरिजिन ऑफ लॉ के बारे में लोगों की 2 राय हैं। एक
एक राय ये है जिसको हम नेचुरल थ्योरी ऑफ लॉ भी कहते हैं, जिसका कहना यह है कि लॉ का आगाज उसी दिन हो गया था जब इंसान इस दुनिया में आया था। बेसिकली इंसान ही लॉ का नाम था। तो जब दो लोग कायनात में आ गए तो इसका मतलब है लॉ का आगाज हो गया, क्योंकि इन दो लोगों ने कोई ना कोई प्रोटोकॉल सेट करना था ना। इसका मतलब है नेचुरल लॉ थ्योरी एज्यूम करती है कि अगर हम मुस्लिम्स के एंगल से इस बात को करें तो जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आई तो लॉ का आगाज़ हो गया। ये थ्योरी ये कह रही है कि जहाँ इंसान है, जब से इंसान है, जब से लॉ मौजूद है। एक थ्योरी आ गई लॉ के बारे में। एक दूसरी थ्योरी है जिसको हम पॉजिटिव लॉ थ्योरी कहते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, लॉ क्या हुआ, जब रियासतें बन गई, जब कोई हुक्मरान आ गए, कुछ लोग आ गए, कुछ इंटेलेक्चुअल्स आ गए, उन्होंने लॉ बाकायदा बनाया, अप्रूव किया और इम्प्लीमेंट कर दिया। ऐसे हमें दो थ्योरीज नजर आती हैं, एक नेचुरल लॉ थ्योरी है और एक पॉजिटिव लॉ थ्योरी है। हमें ऐसे लगता है कि शायद ये दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं। आगे मैं लॉ के सब्जेक्ट में एक राय, इस पे अपनी भी एक मेरी एक राय है, उसका भी इजहार करेंगे। अच्छा जी, खैर अब हिस्ट्री के औराक को ज़रा पलटते हैं। स्टोरी ऑफ राइटिंग, यानी राइटिंग का आगाज, स्टोरी ऑफ एस्ट्रोनॉमी या स्टोरी ऑफ लॉ या स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन, मैंने चार बड़ी बातों का जिक्र किया। इन चार बातों का आगाज एक ही जगह से हो रहा है। जब हम हिस्ट्री के औराक को पलटते हैं तो ये चार बातें हमें एक ही जगह पर होती हुई नजर आ रही हैं। एक ही जगह, ओरिजिन इनका एक ही जगह मौजूद है। तो जरा सोचिए क्या है वो ओरिजिन। जी, आपके जहन में मिस्र आया, इजिप्ट? नो, इजिप्ट नहीं है। ग्रीस, हमें पुरानी जरा रिवायत नजर, नो, ग्रीस भी नहीं है। रोम नहीं, रोम भी नहीं है। ये वो तीनों जो पुरानी हमें रिवायात नजर आ रही हैं, ये वो तीनों जगह नहीं है। बल्कि इस जगह का अगर हम नाम लिख लें तो इसको उस वक्त हम बोलते थे मेसोपोटामियम, मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया वॉज द ओरिजिन ऑफ दीज थ्री थिंग्स। राइटिंग का आगाज वहां से हुआ, एस्ट्रोनॉमी का आगाज हुआ, लॉ का आगाज वहां से हुआ, सिविलाइजेशन का आगाज वहां से हुआ, मैथमेटिक्स का आगाज वहां से हुआ। इवन आज भी हमारा जो ये 60 बेस नंबर है, 60 सेकेंड्स का 1 मिनट बना, 60 मिनट का 1 घंटा बना, ठीक है ना, या सर्कल के 360 एंगल्स, इसको हम 60 बेस बोलते हैं। इन तमाम बातों का आगाज इसी रिच लैंड से हो रहा है। और ये लैंड आज कहाँ मौजूद है? ये इराक एंड सीरिया का इलाका है असल में। यहाँ से ये सब कुछ आगाज़ होता है। अगर हम हिस्टोरिकली देखना शुरू करें तो जो ओल्डेस्ट हमें कहीं प्रिंट्स मिलते हैं लॉ के और इन चीज़ों के, तो वो इराक और सीरिया के इलाके से मिलते हैं। एक्चुअली क्या हुआ, अब देखें, मैंने इसलिए वो आपको बात समझाई थी। 2000 BC, अराउंड 2000 BC, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से 2000 साल पहले, जिसे आप उर्दू में ऐसे पढ़ते थे 2000 कबल अज मसीह। आज हम 2021 में खड़े हैं। इसका मतलब है हम बात कर रहे हैं आज से 4021 साल पुरानी। यहां वो 9 तारीख का पहला लॉ का डॉक्यूमेंट मिलता है, जो उस वक्त वहां पर एक रूलर थे जिनका नाम था उर नामू। ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जहां से लॉ का हमें कोड नजर आता है। कोड का मतलब है रिटन लॉ नजर आता है। फर्स्ट कोड ऑफ लॉ हमें हिस्ट्री में 2000 साल कबल अज मसीह, यानी आज से 4000 साल पहले तकरीबन नजर आता है। ये वो फर्स्ट लॉ है रिटन फॉर्म में जहां लॉ हमें नजर आता है। फिर इसी रियासत में, इसी एरिया के अंदर कुछ अरसे के बाद, यानी 1760 कबल अज मसीह में उनके एक हुक्मरान आए, हम्मुरबी। आज हम सारा लॉ, सारी चीज़ें इस से डिराइव कर रहे हैं। यहाँ तो हमें प्रॉपर हम्मुरबी कोड ऑफ लॉ मिलता है, लिखा हुआ अवेलेबल है, और लॉ बड़ी रिफाइंड शक्ल में तकरीबन आज से रफली यू कैन से
3700 ईयर्स अगो अवेलेबल था। आप इसको कभी पढ़िए, ये अवेलेबल है। जो बच्चे मेरे पास पढ़ रहे होते हैं या मेरे से लॉ ले रहे होते हैं, वो समटाइम बच्चों का जब इंटरेस्ट क्रिएट होता है कहते सर ज़रा देखें तो सही उस वक्त क्या हो रहा था। तो यस, इट इज़ अवेलेबल। हुआ क्या 1901 में, ठीक है, 1901 में ये लॉ लिखा हुआ था एक्चुअली एक पत्थर के ऊपर। एक बड़ा पत्थर मौजूद था फिंगर की शेप का, ये मैंने आपको यहाँ मैं दिखा भी रहा हूं। इसके ऊपर ये सारे का सारा लॉ जो है उस वक्त लिखा हुआ था, और वो किंग की एक पिक्चर भी बनी हुई थी, जो उस तरह उस वक्त की जैसी लैंग्वेज थी वो पिक्चर में आपको नजर भी आ रही है। इस लॉ के 282 रूल्स अवेलेबल थे। जैसे आज हम सेक्शंस कहते हैं, 282 रिटन रूल्स अलग अलग अवेलेबल थे। और आप हैरान हो जाएंगे कि किस किस बात के ऊपर रूल अवेलेबल था उस वक्त। आज से 4000 साल पहले की बात हो रही है जी। इन्हीं को कहा जाता है, हम्मुरबीज को ही कहा जाता है कि इन्होंने दुनिया में पहला स्टैंडर्डाइज्ड जस्टिस सिस्टम दिया, यानी लॉ को लिखकर एक लॉ बना दिया गया। और वो लॉ लिखा कैसे हुआ था, उस लॉ के ऊपर क्या कैसे हम उसको लेकर चलते थे, इफ एंड देन। इस लॉ को हम कहते थे इफ एंड देन स्टेटमेंट्स हैं। अगर ये करोगे तो फिर ये होगा। आज लॉ की लैंग्वेज ज़रा डेवलप हो गई है, हम लॉ को ज़रा और तरह से भी बहुत सारा कुछ लिखते हैं, लेकिन उस वक्त स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉ था, अगर ये होगा तो ये होगा। और जिंदगी के हर शोबे में ये लॉ अवेलेबल था। यानी आप हैरान होंगे कि इसमें घरेलू मसाइल के लॉज से लेके कमर्शियल मसाइल के लॉज तक की बातें हो रही हैं। मसलन अगर कोई बिल्डर किसी का घर बनाता है और वो घर गिर जाता है, डिमोलिश हो जाता है, और उसमें घर बनाने वाले की वो जो रह रहे हैं उनका नुकसान हो जाता है, उनकी डेथ हो जाती है, तो लिखा हुआ है कि फिर बिल्डर की भी सजाए मौत दे दी जाएगी उसको। और अगर घर में उनका बच्चा की डेथ हो गई तो फिर बिल्डर के बच्चे को सजाए मौत दे दी जाएगी। इस लॉ को ये मशहूर हुआ आई फॉर आई के नाम से ये लॉ। फिर इसी तरह से मिनिमम वेज, आज कितना मॉडर्न हम दौर में ये बातें कर रहे थे कि जनाब एक मिनिमम वेज रेट होना चाहिए। हम्मुरबीज लॉ के अंदर उस वक्त आज से 4000 साल पहले मिनिमम वेज रेट का कॉन्सेप्ट था। मियाँ बीवी के मसाइल क्रिएट हो गए हैं तो खुदा ना खास्ता मियाँ बीवी सेपरेट हो रहे हैं तो जहेज का क्या बनेगा, ये बात उस लॉ के अंदर लिखी हुई है। तो जिस सब्जेक्ट को पढ़ते हुए आप कहते हैं ना ये समझ नहीं आता, अब मैंने वो जो एक बात कही कि मैं अपनी भी एक राय रखता हूं कि एक हम जिसको कहते हैं ना थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, कि दुनिया में जो चीज़ें इवॉल्व होती जा रही है ना वो चीज़ें इंसान खुद ही सीखता हुआ आगे चलता जा रहा है। अब लॉ आज से 4000 साल पहले से हमारे साथ चल रहा है, इसीलिए मेरा कहना ये है कि लॉ में जो चीज़ें आप पढ़ते हैं 70 to 80% चीज़ें वो हैं जो आपको ऑलरेडी पता हैं। हालांकि आप आज से पहले आपने लॉ नहीं पढ़ा हुआ। क्यों बताएं? क्योंकि आपके जीन सीख कर आ रहे हैं, एवोल्यूशन के प्रोसेस से गुजर कर हम सीख रहे हैं। मेरी बात फॉलो करें। इस सब्जेक्ट को आप बड़ा मुश्किल समझते हैं, बड़ा समझते हैं कि ऐसा मामला है, हालांकि ये सब्जेक्ट तो आपके अंदर ऑलरेडी मौजूद है, क्योंकि 4000 साल पुराने जीन्स हैं लॉ के, और ये हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो रहे हैं। जैसे अगर आज कोई बच्चा, छोटा बच्चा हो 1 साल 2 साल का, उसको आप स्मार्टफोन देना तो उससे खेलना शुरू कर देगा। जबकि जब मैं उस 2 साल का था उस वक्त तो स्मार्टफोन होता ही नहीं था, लेकिन अगर मुझे उस वक्त स्मार्टफोन पकड़ाया जाता तो मैं रोना शुरू कर देता, मैं इससे डर जाता, बिकॉज मेरे जीन्स एवोल्यूशन के प्रोसेस से इससे फेमिलियर नहीं है। उस 2 साल के बच्चे के जेनेटिक जीन्स जो हैं वो फेमिलियर हो गए हैं इससे। सेम केस आपका लॉ के साथ है। आप देखिएगा जब हम लॉज की स्टोरीज टेलिंग करते हैं तो उसमें से 80% ऑफ द टाइम आपको पहले से वो बातें पता होती हैं। उसकी रीज़न यही है। खैर, हम्मुरबीज लॉ जो हैं 282 रूल्स थे जो कि ज़िंदगी के बहुत सारे हिस्सों को लेकर चलते थे। 1901 में
बाकायदा ये रिटर्न शक्ल में सामने आ गया और इसकी फिर ट्रांसलेशन होके आज ये पीडीएफ की शक्ल में और डिफरेंट सूरत में आपके पास अवेलेबल है, आप इसको रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। खैर हम थोड़ा और आगे चलते हैं। अब हम आते हैं कि लॉ। अब लॉ तो आ गया, आज जिस दुनिया में हम रह रहे हैं यहाँ लॉ मौजूद है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन डिफरेंट लोगों का लॉ के बारे में डिफरेंट ओपिनियन है। मसलन एक सिटीजन, एक शहरी का लॉ के बारे में क्या ख्याल है, एक लॉयर का लॉ के बारे में क्या ख्याल है, एक लेजिस्लेटर का लॉ के बारे में क्या ख्याल है, और एक स्टूडेंट लॉ के बारे में क्या सोचता है। तो अगर आप ज़रा सिटीजन के पर्सपेक्टिव से देखें ना, तो सिटीजन को लॉ ऐसे नज़र आता है कि जैसे ये क्या है, ये एक वो रूल्स हैं, वो रेगुलेशन हैं जो मैंने फॉलो करने हैं, जिनको मुझे फॉलो करना ज़रूरी होगा। दीज आर द रूल्स एंड रेगुलेशन जिनको हमें फॉलो करना है। और अगर मैं लॉयर के पर्सपेक्टिव से देखूं तो वो इसको एक अपना प्रोफेशन समझता है। जब लॉ उसके सामने आता है तो इसे एज ए प्रोफेशन अंडरस्टैंड करता है। उसके जहन में फ़ौरन प्रोफेशन की बात आती है, ये उसका सोर्स ऑफ इनकम भी है, वो इसके ज़रिए से पैसे कमा रहा है। अगर एक लेजिस्लेटर के एंगल से देखूं, मेंबर नेशनल असेंबली, सेनेट, तो उनको ये फीलिंग आती है कि वी आर द क्रिएटर ऑफ दीज लॉ, क्योंकि यहाँ ये लॉज बन रहे हैं आज के सिविलाइज दौर के अंदर। 3 लोगों का पर्सपेक्टिव आपके सामने आ गया। अब अगर मैं स्टूडेंट का पर्सपेक्टिव देखूं तो उसको फ़ौरन उसके ध्यान में एक बात आती है, जैसे लॉ का नाम उसके सामने आता है उसके सामने फ़ौरन बात आती है, ये एक बोरिंग और इंतहाई टफ सब्जेक्ट है जिसको पास करना बड़ा मुश्किल है। बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है स्टूडेंट का इसके बारे में। सीए के स्टूडेंट का इससे भी ज़्यादा बुरा पर्सपेक्टिव है इसके बारे में। उनके ख्याल में सबसे लोएस्ट पास रेट इस पेपर का है, इसको याद करना, इसको लेकर चलना बड़ा मुश्किल काम है। खैर, चैलेंजेस क्या है, क्यों बच्चा के स्टूडेंट का ये पर्सपेक्टिव क्यों है, पर्टिकुलरली कैफ 3 की हम टू दी पॉइंट बात करें। नंबर 1, बच्चा कहता है जी मेरा तो लॉ में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है जी, मैं घर से तो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आया था, यहाँ इन्होंने मुझे लॉ पढ़ाना शुरू कर दिया। अगर मैंने लॉ ही पढ़ना था तो फिर मैं LLB ना कर लेता। बच्चे को ये फील आती है कि जैसे उसका इंटरेस्ट लॉ में कम है। अच्छा, ये क्यों कम है इसके ऊपर बाद में बात करते हैं, पहले हम थोड़ी बात को फैला लें। सेकंड, बच्चे की अंडरस्टैंडिंग ये है, उसकी लॉजिक ये है कि जी लॉ की लैंग्वेज बड़ी मुश्किल है, यहाँ बड़ी मुश्किल टर्म्स इस्तेमाल हो रही होती हैं, मैंने क्योंकि लॉ की लैंग्वेज नहीं पढ़ी हुई इसलिए ये मुझे मुश्किल लग रहा है। दूसरी राय आ गई स्टूडेंट की। अच्छा जी, तीसरी राय आ गई, वो कहता है जी अगर कोई अच्छा टीचर मुझे मिला, उसने मुझे लॉ समझा भी दिया, मुझे समझ भी आ गई, लेकिन इसको याद करना बड़ा मुश्किल काम है, इसको रिटेन करना बड़ा मुश्किल काम है। तो ये 3 बड़े चैलेंज हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट ये समझता है कि जनाब लॉ का पेपर एक मुश्किल पेपर है। अच्छा जी, तो क्या सलूशन है? लीगल इंटरेस्ट नहीं है तो क्या करें जी? हम क्या कर रहे हैं, हम आपको टीचिंग थ्रू स्टोरी टेलिंग करते हैं। हम आपको लॉ को पढ़ना पढ़ाने का जो स्टाइल है, जो अंदाज है, वो बिल्कुल डिफरेंट है। हम एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, उस स्टोरी को बिल्ड करते हैं, आप उस स्टोरी के अंदर मौजूद होते हैं और इस स्टोरी में से लॉ निकालने की कोशिश करते हैं, विच इज़ अ डिफरेंट स्ट्रेटजी विच क्रिएट्स अल्टीमेटली इंटरेस्ट। अच्छा जी, दूसरा, हम लॉ को हमेशा को रिलेट करने की कोशिश करते हैं आपकी डेली लाइफ के साथ। जैसे अभी हमने किया, कोशिश किया पहले हिस्टोरिकली देखें हो क्या रहा था, कहाँ था, कैसे था, ताकि थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए ना। आप में से ही चंद लोगों का जी अभी चाह रहा है कि हमूरबीज़ लॉ में पढ़ूँ यार, अच्छा 4000 साल पहले क्या हो रहा था। हो गया ना लॉ का इंटरेस्ट क्रिएट। आप तो कह रहे हैं लॉ पढ़ने को दिल ही नहीं करता, आपका अभी दिल कर रहा है कि यार मैं भी पढ़ूं कि 4000 साल पहले, आखिर आज से 4000 साल पहले का इंसान वो कैसे सोच रहा था। तो ऐसे इंटरेस्ट क्रिएट होगा। फिर फोकस ऑन दी कॉन्सेप्ट, कोर कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करके उसको समझने की कोशिश करेंगे, उसको लेकर आगे चलेंगे। फिर सेकंड चैलेंज, लीगल लैंग्वेज। और वो कहते हैं, वो ICAP का एग्जामिनर भी बार बार बच्चों को अपने कमेंट्स में कहता है कि बच्चों की जो लैंग्वेज है ना,
जो इंग्लिश है, जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ी वीक है। अब देखिए ज़रा, आप में से जो सीए के स्टूडेंट हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों की इंग्लिश अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने इंग्लिश का पेपर पास किया। ना सिर्फ सीए का पास किया, इससे पहले आपने मैट्रिक में भी पास किया, इंटर में भी पास किया, यहाँ भी आ गए। अभी भी आप अगर कैफ 1 को देखें तो कैफ 1 पास करने के लिए आपने मॉडर्न विकेबलरी याद की, अराउंड 400 वर्ड्स आपने रिटेन किए। अच्छा, यहाँ मेरी स्ट्रेटजी थोड़ी सी डिफरेंट है। मैं क्या करता हूँ, आई हैव 25 to 30 मैजिकल वर्ड्स। लॉ के 20-25 मैजिकल वर्ड्स आपको सिखाए जाते हैं, और जब आप आंसर लिखते हैं ना तो उसमें वो वर्ड्स इंसर्ट करने सिखाए जाते हैं कि यार थोड़ा सा चेंज करें। इन 20-25 अल्फाज का इस्तेमाल आपने अपने आंसर के दरमियान ज़रूर करना है। तो एकदम से जो हमारी लीगल लैंग्वेज का हमारे ऊपर है ना कि बच्चों को ये लीगल लैंग्वेज नहीं आती, ये फ़ौरन इनकी इम्प्रूव हो जाती है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड, लर्न 25 to 30 मोर वर्ड्स, दैट्स इट। इसके ज़रिए से हम इस वाले एरिया के थोड़ा फोकस करते हैं। फिर आ गया तीसरी बात, रिटेंशन। लॉ याद नहीं होता, इसलिए याद नहीं होता कि आप उसको रटने की कोशिश कर रहे हैं, रटे लगा रहे हैं। समझने की कोशिश के साथ साथ उसको रिटेन करने के लिए आपको चैलेंज दरपेश है। नंबर 1, हम स्टोरी टेलिंग से लॉ को आपको पढ़ा रहे हैं। आपको बहुत, आप जो मूवी देख लेते हैं उसकी स्टोरी आपको याद रह जाती है, जो गली में बाहर वाक़या हो जाता है वो आपको याद रहता है, जो दोस्त के साथ कोई इवेंट क्रिएट होता है वो आपको याद रहता है। आप नोट्स तो नहीं बनाते ना, घर जाके उसे याद तो नहीं करते। सिमिलरली हम क्लास में वाक़ये से लॉ पढ़ाते हैं, एक स्टोरी क्रिएट करते हैं, उसके थ्रू लॉ को टीच करने की कोशिश करते हैं, तो स्टोरी की वजह से वो कुछ आपको याद हो जाएगा। फिर जो आज की बिल्कुल मॉडर्न साइंसेस जो बात कह रही हैं, माइंड साइंसेस जो बात कह रही हैं कि इंसानी ब्रेन ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को रिटेन कैसे रख सकता है, हम उन माइंड साइंसेस की टेक्निक को यूज़ करके आपको रिटेन करने के लिए थोड़ा सा असिस्ट कर देते हैं, ताकि लॉ याद करना भी आसान हो जाए। अच्छा जी, इसके साथ एक अच्छी खबर यह भी है कि जो इस वक्त आई कैप का पेपर पैटर्न है, कैफ 3 का जो पेपर पैटर्न है, इस पर भी तो नज़र डालें ना कि ये क्या चैलेंज दरपेश करेगा मुझे। अगर आप बिल्कुल लास्ट अटैम्प्ट से आई कैप का पेपर देखें, यानी 2021 में अब क्या सर्कमस्टांसिस हैं, आपको पेपर में 30% MCQs आएंगे, 30 मार्क्स के MCQs आएंगे। ना यहाँ आपको राइटिंग स्किल चाहिए, ना कुछ चाहिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कुछ नहीं है, तो फायदा हो जाएगा बच्चों का कुछ। 30 मार्क्स ही आ गए। लास्ट अटेम्प्ट को मैं देखूं तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन 42 मार्क्स के सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आए, जहां आपको लॉ को अप्लाई करना था। यहां वो चैलेंज दरपेश है, ड्राफ्टिंग का चैलेंज कि बच्चे से ये वाला सवाल लिखते हुए, यहां हम वो कह रहे हैं कि हम उन वर्ड्स की मदद से भी आपको लेकर चलेंगे। फिर देयर आर सम स्पेशलाइज्ड टेक्निक जो दुनिया भर में यूज़ होती हैं, जो मैंने एक दूसरी वीडियो में आपके ऊपर बात की, इसी सिनेरियो बेस के ऊपर बात की कि यार इसका आपने आंसर कैसे क्रिएट करना है। तो आप उस मेथड की मदद से, वो आपको हम सिखा रहे होंगे, डे फर्स्ट से साथ लेकर चल रहे होंगे। फिर थर्ड आ गया जी थ्योरेटिकल मार्क्स, 28 मार्क्स। वो जो प्योर रटा जिसको आप कहते हैं, वो तो सिर्फ 28 मार्क्स के हैं। तो बड़ा डिफरेंट सर्कमस्टांसिस हैं जो आपकी परसेप्शन है उससे, और ये क्वाइट मैनेजेबल चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें क्वाइट मैनेजेबल हैं। सबसे पहले अपने ऊपर से इस टैग को रिमूव कीजिए। जी लॉ बड़ा मुश्किल है, जी लॉ नहीं समझ आएगा, जी लॉ में मेरा इंटरेस्ट नहीं है। नहीं, आपका, मैं एक बात आपको कहने जा रहा हूँ, लॉ आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बनने जा रहा है इंशाअल्लाह ताला। टेक माय वर्ड्स, बिकॉज आपका इंटरेस्ट ऐसा क्रिएट होगा लॉ में, बिकॉज लॉ में आप इंसानी सोच को पढ़ रहे होते हैं कि इंसान कैसे सोच रहा है, कहाँ तक सोच रहा है। ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। किस दौर में इंसान कैसे सोच रहा था, आज इंसान कैसे सोच रहा है, लॉ आपको कैसे पकड़ने की कोशिश कर रहा है, आप बीच में से रास्ता निकाल कर कैसे गुजरते हैं।
टेक माई वर्ड्स, लॉ आपका फेवरेट सब्जेक्ट बनने जा रहा है, लॉ आपकी हॉबी बनने जा रही है इंशाअल्लाह ताला। जस्ट एक दो चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है, ये अल्लाह ने चाहा तो आपको बड़े अच्छे से समझ भी आ रहा होगा और आप इसको एंजॉय भी कर रहे होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला जी आप इन सारी चीज़ों को देखिए, अंडरस्टैंड कीजिए और लॉ से घबराना छोड़ दें, लॉ से डरना छोड़ दें, बल्कि इंशाअल्लाह लॉ आप पहली अटेम्प्ट में पास करने के काबिल होंगे इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू वेरी मच।